ये जो जर्नी है कैसे शुरू हुई? आज किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो हमें डायग्नोसिस भी चाहिए और हमें इलाज भी चाहिए। हमने इन दोनों को कंबाइन किया है। कितने दिन तक आपने मेहनत करी लैब में? मैं घर नहीं जाता था एंड आई यूज्ड टू जस्ट सी द मशीन, सेल्स का कैसे बिहेवियर है, हाउ सेल्स आर गेटिंग चार्ज। तो वो जो स्टोरी है सेल के अंदर की, वो हमने समझने की कोशिश की है। सेल्स की तरीके से ट्रीट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। टाटा की कोई बैटरी थी जो आपने रिवाइव की एंड पीपल वर वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज ऐसा लगा कि एक बर्निंग प्रॉब्लम किसी ने सॉल्व कर दी। जब हमने उसको एज ए एक्सपेरिमेंटली किया था कि उसको उसके बेसिक्स को देखें, क्यों हम ये बोल रहे हैं कि ये बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए जाएगी। ईवी अडॉप्शन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखते हैं? लोगों को बैटरीज पर अभी भी भरोसा नहीं है। हाउ इज योर बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम रिसाइकलर्स? जो सेल्स क्रशिंग में जाने के लिए तैयार थे, उन सेलों को क्रशिंग में जाने से हम रोकते हैं। बैटरी आपने लैब में या जिस तरह से रिपेयर करी, क्या उसका कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है? हम लोग तो अपने प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है बैटरी की परसेंटेज जो डिस्प्ले में दिखा रही है वो 100% दिखा रही है, उसके बाद 85 दिखाती है और सडनली वो दिखाती है कि 0% होगी। इसका मेनली रीजन ये होता है, ज्यादातर केसेस में अंदर के जो सेल्स होते हैं। बैटरी में आग लगने की बहुत सारी न्यूज़ देखी। क्या बैटरी में आग लगने से वाकई में रोका जा सकता है? क्या यांती एआई पे भी कुछ काम कर रहा है? Hello everyone and welcome to another interesting episode of The Vision Grid. Today we have a very interesting startup with us. People started to know more about this startup when a post posted by the founder was viral, and let us know more about it from the founder himself, Romesh Gupta. Hello Romesh, how are you doing today? I'm doing good. Thank you Sachin ji for having me. Great. तो रोमेश जी, मुझे पर्सनली ये आपका जो वर्क है यांती इनोवेटिव में, आई लाइक व्हाट यू आर डूइंग पर्सनली, राइट? तो मुझे आपसे समझना है कि ये सब कैसे शुरू हुआ, हाउ डिड द आइडिया जनरेट, और स्पेसिफिकली मैं समझना चाहता हूँ कि कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको दिखाई दी जो आपको लगा कि यार ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है। तो ये ओरिजिन इसकी थी एक प्रॉब्लम देख के, जब हमने सेल्स चैनल चालू किया था राजस्थान में, तो वहाँ पर हमने देखा कि जब बैटरीज के इशू आ रहे हैं तो वहाँ पर ओईएम की तरफ से सपोर्ट उस वक्त उस तरह का नहीं था जो कस्टमर्स को मिलना चाहिए था। और हमने जब गाड़ियाँ सेल की थी तो उनको ये प्रॉमिस के साथ सेल की थी कि अब आपको कोई मेंटेनेंस नहीं लगेगी और आपको केवल बैटरी चार्ज करना है और यूज़ करना है। तो जब वो हमने उस प्रॉब्लम को फेस किया और हमें करीब 1-1.5 साल लग गए ओईएम से वारंटी लेने में, और वो 1-1.5 साल हमने कोई और बिजनेस नहीं कर पाए क्योंकि इतना प्रेशर था कस्टमर्स का। तो 2021 में फिर हमने यांती इनोवेटिव को फॉर्म किया, जिसका मिशन था कि बैटरी की प्रॉब्लम्स को समझना और उसको हम कैसे रिलायबली उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 2021 में फिर हमने इसको यांती इनोवेटिव फॉर्म की। ग्रेट, लवली। सो मुझे आपसे ये समझना है कि अब सेल्स की तो अलग अलग केमिस्ट्रीज हैं, एनएमसी के सेल्स हैं, एलएफपी हैं, एलएफपी में सिलिंड्रिकल भी है, प्रिज्मेटिक भी है। तो किस तरह से एक स्केलेबल बिजनेस आप बनाने का सोच रहे हैं या आपने अभी तक कितना स्केल किया है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पर यही वो रीज़न है कि कई बार लोग जो हैं, जो इंडस्ट्री में अभी भी चला आ रहा है कि आपकी बैटरी में जैसे ही प्रॉब्लम आए आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि ये एक कंसेप्शन बना हुआ है कि बैटरीज की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट इसके अंदर में हम लोग रात दिन ये काम करते हैं कि कैसे इस चीज़ को सिंप्लीफाई करें। तो आज की तारीख में हमें केवल 3 वेरिएबल्स देखने हैं बैटरी के। हम उन 3 वेरिएबल्स को देख के लिथियम की कोई भी केमिस्ट्री को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एनएमसी हो, एलएफपी हो या एलटीओ हो। तो हमने चीज़ों को सिंपल करते गए, जहाँ पर फॉर्म फैक्टर जो आप बता रहे हैं, जैसे प्रिज्मेटिक हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया, हाँ, हमें उनकी पूरी नॉलेज रखनी पड़ती है। कौन सा सेल है, उसका जो इंटरनल कुछ रेजिस्टेंस होती है वो क्या है, कैपेसिटी क्या है। तो अब तो खैर वो सारी चीज़ें अंदर हैं, बट शुरुआत में वी यूज्ड टू स्टडी दैट। और अभी हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस अब इतना सिंप्लीफाई हो गया है कि अब ये एक मेरे अटेंशन की ज़रूरत नहीं है इसको हर वक्त। अब क्योंकि वर्कर्स को बहुत ही सिंपल चीज़ें बता दी गई हैं। एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं बार बार, डेल्टा। तो ऑल्दो हमारे यहाँ हो सकता है लड़का 10वीं पास भी हो,
पर फिर भी वो कुछ दिनों के बाद डेल्टा के अंदर में डील करेगा और चीज़ों को सिंप्लीफाई किया है हमने। तो आपने कहा कि लोगों को आपने सिंप्लीफाई करके ट्रेन कर दिया है, ये मैंने समझा आपकी बात से। तो ये स्केलेबल मॉडल कैसे है, वो थोड़ा बताएं। हाँ, तो इसके अंदर में है तो ये केमिस्ट्री पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है। किसी दिन आपके पास कुछ भी आ सकता है, एनी गेस्ट कैन अपीयर आपके पास आ सकता है। तो एक तो इसको हमने जैसे बताया कि सिंप्लीफाई कर दिया गया 3 वेरिएबल्स में। एक वेरिएबल है टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सेल को बुखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जस्ट टू सिंप्लीफाई टू अदर्स। सेल को बुखार आ रहा है मतलब देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो वो चीज़ बहुत ही रिलेटेबल है, कोई भी समझ सकता है, बैटरी को छू के भी समझ सकता है कि हीट हो रही है। या फिर हम बात करते हैं कि करंट सही से बह रहा है कि नहीं बह रहा है, तो उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं डेल्टा में, वोल्टेज डिफरेंस पता लग जाएगा। और तीसरी चीज़ जो हम चेक करते हैं कि सेल में वोल्टेज होल्ड करने की कैपेसिटी रही है कि नहीं रही है। तो एक तो हमने इसको इस तरीके से प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया। अब बात आती है स्केलिंग की। तो स्केलिंग के लिए हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि हमने यांत्रिक को जो सेट कर रहे हैं, वी आर एस्टैब्लिशिंग एज ए यूटिलिटी। और यूटिलिटी का जब हम डिज़ाइन करते हैं यूटिलिटी को, देन वी इन्विसेज कि इसके यूटिलिटी को बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मैं एक ही लोकेशन पर, मेरे पास में मल्टीपल कस्टमर सेगमेंट है। एक तरफ मेरे पास OEM है जिसको थोड़ा टफ है उसको क्रैक करना, बट हाँ OEMs है हमारे पास में, EV फ्लीट ऑपरेटर्स हैं, NBFCs हैं, डीलर्स हैं, कस्टमर्स हैं। सो एनी लैब कैन सर्व द different layers of customers. It can serve OEM and it can also serve a normal customer. ओके। And obviously when you are having it, जिसको हम इसको अगर पैरेलल में समझ सकते हैं कि हमें अगर आज किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो हमें डायग्नोसिस भी चाहिए और हमें इलाज भी चाहिए। तो हमें बीलाल भी चाहिए और हमें एम्स भी चाहिए। तो हमने इन दोनों को कंबाइन किया है। हमारे पास डायग्नोस्टिक भी होगी और उसका जो है ट्रीटमेंट भी होगा। एंड ऑफ कोर्स वी स्टैंड बिहाइंड अवर वर्क। हम वारंटी देते हैं अपने काम को। और एंड देन देयर इज़ ए प्रॉमिस कि हम कम से कम 80% स्टेट ऑफ हेल्थ हम वापस करके आपको देंगे। इसके नीचे हम देते नहीं हैं। थर्मल प्रोफाइल की सारी बैटरीज़ को हम फ़िल्टर आउट कर देते हैं। उससे इनडायरेक्टली OEMs को ये फ़ायदा होता है कि कोई बैटरी अगर फील्ड में मिसहैप हो सकती थी और वो अगर हमारे थ्रू आई है, तो हम उसको फ़िल्टर आउट कर देते हैं। हम पहले ही बता देते हैं कि इस तरह की बैटरीज़ को हम अपने लैब से बाहर नहीं जाने देंगे, और वो लोग भी फिर समझते हैं इस चीज़ को। तो अब मैंने जैसे बताया कि ये यूटिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो अब यूटिलिटी हम कहीं पर भी इसको रखेंगे। अब मान लीजिए कि अगर हम NCR की बात करते हैं, आज हम गुड़गांव से ऑपरेट कर रहे हैं। गुड़गांव के अलावा NCR में 4, 5, 6 जगह हमारे सेंटर्स की ज़रूरत है। हो सकता है कि सब जगह हम सारे इक्विपमेंट ना रखें, पर कुछ जगह हम कलेक्शन करें, कुछ जगह हम बेसिक काम करें। तो विद इन NCR इटसेल्फ वी कैन क्रिएट ए इकोसिस्टम। और ये अगर आपके पास में नॉलेज है और आपके पास में इक्विपमेंट है और एक्सपीरियंस है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर देता है किसी भी इंट्रेंड को आने के लिए। क्योंकि उसको वापस हमारे डोमेन में आने के लिए वही लैब वर्क करना पड़ेगा, वही 15-16 घंटे बिताने पड़ेंगे जो हमने बिताए हैं अपनी लैब्स में। तो इस तरीके से, और अब तो हमारे पास में, शुरुआत में तो हम ये आइसोलेशन में काम कर रहे थे, बट अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है अलग-अलग जगह से। तो हमें पता है कि ये एक रिक्वायरमेंट, एक नीड है। तो स्लोली वी विल ग्रो अप एंड वी विल एक्सप्लोर अदर लोकेशंस आल्सो। ग्रेट। ओके, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है पूरा कॉन्सेप्ट। 15-16 आवर्स की जब आपने बात करी, तो पर डे आपने बात करी। यस, और कितने दिन तक आपने मेहनत करी लैब में? I've not counted. मैं घर नहीं जाता था, and I used to just see the machine. सेल्स का कैसे बिहेवियर है, हाउ सेल्स आर गेटिंग चार्ज्ड, और जब वो डिस्चार्ज हो रहे हैं तो किस रेट से डिस्चार्ज हो रहे हैं। कोई सेल अचानक से रुक गया बीच में, मशीन पर उसका रेजिस्टेंस सही दिख रहा है, वोल्टेज सही दिख रहा है। तो वो जो स्टोरी है सेल के अंदर की, वो हमने समझने की कोशिश की है। तो हो सकता है हम बेस्ट ना हो, पर वी आर नियर बेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग कि सेल के अंदर क्या चल रहा है। और अब तो हम सेल्स को
सेल्स की तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम्म, सेल आपको स्टैटिक दिख रहा है, पर उसके अंदर में केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं पूरे टाइम। तो जब आप उस चीज़ को स्टडी करते हो और उसके साथ इंटरेक्ट करते हो और फिर उन चीज़ों को सही कर देते हो, तो वो एक अलग तरह का थ्रिल है जो हमें महसूस होता क्या है। बात है, अमेजिंग। आई मेट यू इन गुड़गांव, मैं आपसे यस। गुड़गांव मिला था, और फिर उसके बाद मैंने देखा कि सडनली एक पोस्ट आया लिंक्डइन पर, जो कि लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मतलब एक तरह से तहलका मचा हुआ था, राइट। सो उस पोस्ट पे आपने डाला कि एक टाटा की कोई बैटरी थी जो आपने रिवाइव की, एंड पीपल वर वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज ऐसा लगा कि एक बर्निंग प्रॉब्लम किसी ने सॉल्व कर दी हो। तो वो क्या चीज़ थी, थोड़ा शेयर करिए। तो ये पहले तो मैं डिस्क्लेमर कर दूं कि ये टाटा मोटर्स के अगेंस्ट कोई काम नहीं था। हाँ, हाँ। इट वाज लाइक इट इज़ अ प्रॉब्लम। हमने अगर प्रॉब्लम को साइंटिफिकली देखा है, जैसे हमने पहले मैंने बताया, तो हमने इसको बिजनेस वाइज भी देखा है। दिस इज़ मतलब बैटरी का के काम के अंदर में रिलायबिलिटी की ज़रूरत है। अगर हम अपने बिजनेस केस की बात करते हैं, बैटरी विद इन वारंटी पीरियड 5 से 7% उसको इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है, बट आफ्टर वारंटी तो उसको 100% इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। हम्म, तो हमारा मार्केट वारंटी के पहले भी है और हमारा मार्केट वारंटी के बाद भी है। हम्म, अब इशू ये है कि जैसे कि अब ये टाटा वाला जो केस आपने अभी पूछा, तो इसमें भी हमने वही बेसिक 3 कॉन्सेप्ट लगाए। हमारे पास ना टाटा के बराबर कोई इक्विपमेंट है, ना उस तरह के हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स हैं या डिवाइसेस हैं। बट हमें पता है कि बेसिक्स क्या हमें देखनी है। हम्म, और जब हमने उसको एज़ ए एक्सपेरिमेंटली किया था कि उसको उसके बेसिक्स को देखें कि उसके अंदर में क्यों हम ये बोल रहे हैं कि ये बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए जाएगी। हम्म, और हमने वो 3 ही वेरिएबल लगाए। क्या बैटरी में टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है? हम्म, क्या बैटरी के अंदर में कैपेसिटी का इशू है? वोल्टेज डिफरेंस का इशू है? तो हमने पाया कि उसके अंदर में जो कॉम्प्लिकेटेड सेंसिंग वायर्स लगे थे, उनमें प्रॉब्लम थी। और उसको भी हमने अनकन्वेंशनल तरीके से सॉल्व किया। हमने आईफ़ोन को जो रिपेयर करने वाले मैकेनिक्स थे, उनको इन्वॉल्व किया। काफ़ी दिनों के सोचने के बाद कि कैसे इसको रिज़ॉल्व करेंगे। और इस तरीके से क्रॉस फंक्शनल जब इंटरेक्शन हुआ, तो वहाँ पर हमने उसको सॉल्व कर दिया। बट ये एक शुरुआत है। इस तरह के सॉल्यूशन की ज़रूरत बार-बार पड़ेगी और हर ओईएम को पड़ेगी। ख़ासकर जो लोग कमर्शियल फ्लीट चला रहे हैं। कमर्शियल फ्लीट 1 से 1.5 साल के अंदर में अपनी वारंटी पूरी कर देती है। पर 1 से 1.5 साल के अंदर में उसकी ईएमआई पूरी नहीं होती है। हम्म, तो इवन बिफोर ईएमआई खत्म होने के पहले ही अगर बैटरी कार की वारंटी खत्म हो जाए, और आज की तारीख में लोगों को लगता है कि वारंटी खत्म हो गई मतलब गाड़ी खत्म हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट और ये मिसकंसेप्शन तोड़ने की ज़रूरत है। वारंटी केवल ये होता है कि इतने दिनों तक चलेगी, पर वारंटी और लाइफ को एक साथ इक्वेट अगर हम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें इस इकोसिस्टम को और दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि वारंटी एक एश्योरेंस है, पर लाइफ एक अलग चीज़ है। जब तक हम वो नहीं करेंगे, हमारा जो ईवी पेनिट्रेशन है, वो पेपर पे एक्सप्लोड करता रहेगा, बट ऑन ग्राउंड वो होगा कि नहीं होगा, वो एक हमेशा डाउट में रहेगा। तो उस सोच के साथ में वो टाटा की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था। बट हैविंग सेड दैट, उसके अलावा बहुत सारे ओईएम्स और कार मैन्युफैक्चरर्स के जो कस्टमर्स हैं, खासकर फ्लीट ऑपरेशंस में जो लगे हैं, उन्होंने वो कांटेक्ट करते रहते हैं इसके बारे में और चाहते हैं कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो, बिकॉज़ दे कैन नॉट अफोर्ड कि रिप्लेसमेंट का जो खर्चा आता है 1 डेढ़ साल के बाद। तो उस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं। तो ये हमारी जो कोर फिलॉसफी थी वो वही थी कि हमें बैटरी की लाइफ को एक्सटेंड करना है, बैटरी की लाइफ को रिलायबल बनाना है। हम्म, तो उसी सोच के साथ काम किया गया था हम्म, और उसी के कारण ये हमने किया। वायरल इसलिए हो गया कि अ, शायद किसी ने ओईएम सेटअप के बाहर ये चीज़ें अटेम्प्ट नहीं की थी। उसके बाद मुझे भी काफ़ी फीडबैक आए उसको लेके। बट फॉर अस यही मिशन है जिसके कारण हम इस फील्ड में आए हैं कि लवली, कैसे ग्रेट। इसको हम रिलायबल बनाएं बैटरीज को। ओके, सो रोमेश गुप्ता, ईवी एडॉप्शन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखते हैं? ईवी एडॉप्शन में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि लोगों को बैटरीज पर अभी भी भरोसा नहीं है। हम्म, लोगों को ये लगता है कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ईवी में, तो वो हो सकता है चल जाए या हो सकता है ना चले। और उसके कारण उनका आसपास का फीडबैक रहता है। और ये स्पेशली चैलेंजिंग है मिडिल क्लास के अंदर में।
जो लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, हम्म, जो लोअर क्लास है या जो जिन्होंने ई रिक्शा चला रहे हैं या दूसरी चीज़ें चला रहे हैं, तो वो तो फिर भी अपना एक लूप में यूज़ कर रहे हैं। हम्म, तो जब हम लोगों को ये भरोसा दे पाएंगे कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लिए और वो भी वही 5-6 साल चलेगी जैसे ये पेट्रोल गाड़ियाँ चलती हैं, तो फिर हमारा ईवी अडॉप्शन तेज़ी से बढ़ेगा। हम्म, और ये हम कई बार हमें फीडबैक मिलता रहता है कस्टमर से। कुछ कोई कस्टमर लेने वाला होता है नई गाड़ी तो हमें फ़ोन करता है कि अब हम ले रहे हैं गाड़ी और हमें अब संतोष है कि अगर कोई है। वारंटी कोई है जो कि बाद में भी देख सकता है। हम्म। तो उस हिसाब से हमने इसको डेवलप किया है। जो बैटरी की जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो, क्या ये इक्वली अप्लाई होती है टॉप ब्रांड्स, मिड लेवल ब्रांड्स और लोअर ब्रांड्स में, सब में एक तरह की प्रॉब्लम्स है, या ये प्रॉब्लम्स आप स्पेसिफिकली लोअर टियर के ब्रांड्स में आप देख रहे हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, देखिए जितने भी असेंबलर्स के साथ में हम लोग डील कर रहे हैं या डील किया है, वो सभी ने टॉप ओईएम्स को ही सप्लाई किए हैं बैटरी पैक्स। तो अलग अलग जनरेशन में अलग अलग प्रॉब्लम्स आई। जैसे शुरुआत के दौर में जो मेजर प्रॉब्लम आई वो था कि जो सेल सेलेक्ट किया गया वो या तो ईवी ग्रेड का नहीं था या फिर कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में उतना रोबस्ट सप्लाई चेन नहीं थी। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, टू व्हीलर बैटरी के अंदर में हमने 18650, इसको एक मॉडल बोलते हैं, 18 mm डाया हो गया, 65 mm हाइट हो गई। तो वो सेल सब लोगों ने यूज़ किया टू व्हीलर के अंदर में। तो वो सेल क्योंकि उस एक छोटा क्रॉस सेक्शन था, शुरुआत के टाइम में हीट हो रही है, वो सेल गर्म हो रहे हैं और वो जो है फिर उसके बाद में फील्ड फेलियर आ रहे हैं। तो मैं ये तो ज़रूर बात है कि जो टॉप ब्रांड्स हैं उनके सेल की क्वालिटी बेटर होती है, तो ऑब्वियसली उनके जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो कम आएंगी। तो ये ब्रांड स्पेसिफिक अगर हम बात ना करें, अगर इसको फंडामेंटल लेवल पर देखें, तो एक तो सेल सिलेक्शन को लेके प्रॉब्लम है, जो कि हम कौन सा सेल यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पर कि हमें ये भी डिसाइड करना है कि हमें कौन सी केमिस्ट्री पे काम करना चाहिए। क्या इंडिया में एनएमसी केमिस्ट्री हम यूज़ कर सकते हैं मोबिलिटी में, या एलएफपी पर ही हमें जाना है? तो ये केवल एक ब्रांड का ना मान के हम इसको एक अगर इकोसिस्टम की तरीके से ट्रीट करें कि कैसे हम इसको रोबस्ट बना सकते हैं। आज की तारीख में अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल हम सारे इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास में अपनी कंट्री के अंदर चलने के हिसाब से सेल नहीं बने हैं। सारे सेल इस हिसाब से बने हैं कि वो जो 20 डिग्री 25 डिग्री के टेम्परेचर पर चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग 40-45 डिग्री तो वर्किंग टेम्परेचर हो जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम स्टैंडर्ड्स बनाएं, जहाँ पर कि जो बिग ब्रांड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स बनाएं, जैसे आज भी हर आदमी अपनी अपनी हिसाब से मार्केट को इंटरप्रिटेट कर रहा है और अपने हिसाब से बैटरियाँ बना रहा है, पर क्या हमको ये कॉमन केमिस्ट्री पे अलाइन कर सकते हैं जिसको हम ये बोले कि हाँ इस एप्लीकेशन के लिए ये केमिस्ट्री और ये फॉर्म फैक्टर सही है। टॉप ब्रांड्स में प्रॉब्लम कम आएगी ऑब्वियसली, बिकॉज वो दे आर केयरफुल अबाउट देयर ब्रांड इमेज एंड एवरीथिंग, बट फिर भी अगर हम इसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम इन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। जी, करेक्ट। रोमेश जी, जब भी आप बैटरी रिपेयर की अगर हम बात करते हैं या रिवाइवल की बात करते हैं, हर ओईएम का बैटरी का जो डिज़ाइन है उनका या तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या व्हाटएवर उनके डिज़ाइन के अपने उनका खुद का डिज़ाइन होता है, और जो जनरली वो रिवील नहीं करना चाहते या उसके बारे में सीक्रेटिव उसको रखना चाहते हैं, राइट? तो कोई भी ओईएम आपके साथ बात क्यों करेगा? उनके साथ डील आप किस तरह से कर रहे हैं? कुछ चीज़ शेयर करें। देखिए ये बात इकोसिस्टम के अंदर में ये जो चैलेंज है ये बिल्कुल वैलिड चैलेंज है कि हर ओईएम अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी को अपना सीक्रेट मानता है। और अभी तक जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो हमें डायरेक्टली ओईएम से बिजनेस नहीं मिलता था। हमें वहाँ से बिजनेस मिलता था कि कोई ओईएम बंद हो गया तो डीलर से आ रहा है हमारे पास बिजनेस, कोई बैटरी ओईएम बंद हो गया तो बिजनेस आ रहा है। तो हमने धीमे धीमे अपनी क्रेडिबिलिटी मार्केट में उस पर हम काम करते रहे कि हम हमारे लिए ब्रांड, और क्योंकि अगर ओईएम के साथ काम करते हैं तो सारा एनडीएस के साथ में काम होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एंड वी आर वेरी पर्टिकुलर एंड उसके बारे में हम बहुत वो रहते हैं। तो मैं इसको एक दूसरे तरीके से अगर बताता हूँ आपके ऑडियंस को कि अगर एक अस्पताल है वो अलग अलग पेशेंट्स को ट्रीट करता है, पर अस्पताल के में हम जाते क्यों हैं? क्योंकि हमें भरोसा होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा
और अस्पताल का अस्तित्व भी तभी है जब वो ये ना करे। अब ओईएम्स के साथ में क्रेडिबिलिटी बन गई है, उन्होंने हमारा काम देखा है, वो देख पा रहे हैं कि वारंटी पीरियड में जो बैटरीज को रिप्लेस करने की बातें होती थी वो रिवाइव होती हैं। नॉर्मली हमारा पहला टेस्ट ऐसा होता है कि हमारे पास 5 बैटरी आती हैं और पाँचों डेड बैटरी आती हैं और हमसे उम्मीद की जाती है कि आप इसको चालू करके दिखाइए। सही। तो उसमें से 60-70% चालू हो जाती हैं और जब आप ये ऐसा कर देते हैं तो फिर एक भरोसा बनना शुरू हो जाता है। ग्रेट, ग्रेट। सो अभी तक लगभग कितनी बैटरीज आपने रिवाइव करके फील्ड में ऑलरेडी डाली होंगी? हमने अगर 2021 से आज तक की बात करें तो करीब 2 से 2,500 बैटरीज जो हैं हमने वापस रिवाइव करके भेजी हैं। सब अंडर वारंटी हैं, गई थी और हमारा जो रिवर्सल परसेंटेज है वो लेस देन 1.5% है। तो जो हमारा और ओईएम का रिटर्न का परसेंटेज है वो लगभग सेम है। ग्रेट, लवली। सो जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला था तो मेरा एक क्वेश्चन था आपको कि यूजुअली कोई भी एक नया स्टार्टअप बैटरी रिपेयर क्यों ही करेगा, तो देयर मस्ट बी समथिंग हिडन एजेंडा ऑफ द बिजनेस ऑल्सो। तो क्या आपका भी कुछ हिडन एजेंडा है या कोई एक लार्जर पिक्चर है बिहाइंड दिस? बिल्कुल, मैंने पहले भी अभी रिवील किया है, अगर आप एक यूटिलिटी बन जाते हैं एक इकोसिस्टम में, तो यूटिलिटी को फिर कोई जल्दी से हिला नहीं सकता। आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी यूटिलिटी भी है, सर्विस भी है और प्रोडक्ट भी है, जिसको हर कोई यूज़ करना चाहता है। तो जो हमारा विज़न है वो यही है कि साइंटिफिक तरीके से हम एक यूटिलिटी बने जहाँ पर सबको भरोसा हो और ईवी एडॉप्शन जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, आपके पास में डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होनी चाहिए या उस तरह की एक्सपर्टाइज़ होनी चाहिए। तो वो हम दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड। सो ऑल्दो हमारा काम लैब में शुरू हुआ था पर हमारा विज़न कभी छोटा नहीं रहा है। विज़न यही रहा है कि अगर हम बीलाल जगह-जगह है और एम्स भी है और हॉस्पिटल्स भी हैं, तो ई-मोबिलिटी के अंदर में भी वी वांट टू बी द फर्स्ट मूवर और हमें प्रॉब्लम दिख गई और हमने प्रॉब्लम पे काम किया तो वी वुड वांट टू कैपिटलाइज़ ऑन इट बट एथिकली। सही, नाइस। सो जब हम बात करते हैं तो यान्ती इनोवेटिव आपकी कंपनी का नाम है, राइट? सो ये तो बैटरी रिपेयर है हम जो कर रहे हैं, तो इसमें इनोवेशन क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें इनोवेशन क्या है? क्योंकि ये तो रिपेयर ही है। बट अगर हम इसको थोड़ा-सा गहराई में जाके देखें, अ, आप अगर सेल्स के साथ में डील कर रहे हैं तो यू आर ऑलमोस्ट डीलिंग विद लाइक ए लाइव बॉडी, लाइव पर्सन, जिसमें कि विच ये जो प्राणी है ये इसको गुस्सा बहुत आता है। इसका प्लस और माइनस को अगर एक साथ जोड़ दो तो ये बहुत परेशान हो जाता है। तो ये रिपेयर होने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर इसको रिपेयर बोला जाए। पर हाँ, इसमें इनोवेशन की ज़रूरत आपको हर बैटरी के साथ पड़ती है, क्योंकि हर बैटरी के हर सेल का एक अलग मिज़ाज होता है। आपको वो मिज़ाज समझना होता है। 10 सेल हैं, जैसे 10 सेनापति हैं, पैरेलल 10 पैरेलल हैं, उनको सबको एक साथ चलना है। उनमें से कोई एक रूठ जाता है, कोई चल नहीं रहा, कोई अचानक से गरम होने लगा। तो इस सेंस में ये इनोवेटिव है क्योंकि आपको प्रॉब्लम को हर बार एज़ ए डायरेक्टिव फाइंड करना है। हाँ, बट स्केलिंग के लिए हम लोगों ने अब ऐसे प्रोटोकॉल बनाए हैं कि हमें ज़्यादा समय नहीं लगता। 15 से 20 मिनट के अंदर में हमें पता लग जाता है इस बैटरी में क्या प्रॉब्लम है। ग्रेट। सो हाउ इज योर बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम रिसाइकलर्स? जो बैटरी रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो वो तो बैटरी को पूरी डिसमेंटल करते हैं, उसमें से ब्लैक मास निकालते हैं एंड इधर दे आर सेलिंग इट टू सेल मैन्युफैक्चरर्स या जो भी करते हैं, तो या तो वो कर रहे हैं, तो हाउ इज योर बिजनेस डिफरेंट? देखिए, हम लोग अगर फिगरेटली बात करते हैं तो हम एक स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं। जहाँ पर हम जो सेल्स क्रशिंग में जाने के लिए तैयार थे, उन सेलों को क्रशिंग में जाने से हम रोकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि लिथियम ना इंडिया प्रोड्यूस करता है, ना माइन करता है, हमें सब कुछ इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो अगर आप लिथियम के क्रशिंग को या रिसाइक्लिंग को डिले करते हैं, तो उसका सीधा-सीधा असर व्हीकल इकोनॉमिक्स पे पड़ता है। कस्टमर को बैटरी की लाइफ जब एक्सटेंड हो जाती है तो उसको तुरंत वो खर्चा नहीं करना पड़ता। इसके अंदर में अगर वो वारंटी के अंदर में हम सही करते हैं तो ओईएम को ये फ़ायदा हो जाता है कि उसकी वारंटी निकल जाती है, अदरवाइज़ दे आर लायबल टू, उनको वारंटी के लिए रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। और इसके एनवायरमेंटल फ़ायदे भी हैं। आप अगर डिले करते हैं बैटरी की क्रशिंग को
तो CO2 आपका जो एसोसिएटेड है माइनिंग के साथ में वो कम हो जाता है। इसको हम ये बोलेंगे, हम जो चीज़ को हम वैल्यू थी और उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो उसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। हमारे पास अगर 100 बैटरियाँ आती हैं जिनको कि वारंटी पीरियड में है, और मोस्ट ऑफ हम ज़्यादातर वही बैटरियाँ आती हैं जिनको ये समझा जाता है कि अब ये हो नहीं सकता, चलो थर्ड पार्टी को दे के देखते हैं। तो 70% बैटरीज़ वापस चली जाती हैं फील्ड में, 30% या तो हीटिंग या किसी और रीज़न से रिजेक्ट हो जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू जो है वो लूज़ हो रही है। मेरा इसके बारे में एक और हमने एक थ्योरी डेवलप की है कि जिसको हम बोल सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा इंसेंटिवाइज्ड है बैटरी को रिवाइव करने में। OEM EV बना रहा है, उसने अगर खुद की बैटरी बनाई है तो ऑफ कोर्स हाँ वो लायबल है, बट उसका जो सर्विस डिपार्टमेंट है अगर वो उसको बैटरीज को रिवाइव करने के लिए है, तो उसके लिए फर्स्ट इंसेंटिव नहीं है उसको रिवाइव करना, उसके लिए इंसेंटिव है कि इस प्रॉब्लम या इस चेकलिस्ट को कैसे हम छोटे सा छोटा कर दें। अगर 100 केसेस खोले हैं तो शाम तक मैं इसको कैसे 15 कर दूँ। उसमें से हो सकता है कुछ रिवाइवल के लिए भेज दें या ज़्यादातर रिप्लेसमेंट के लिए भेज दें। बट वी एज जानती इनोवेटिव, हमारा पूरा बेसिस और जो पूरा फिलॉसफी है वो यही है कि रिवाइव होना चाहिए। तो इसमें अगर इंसेंटिवाइज, कौन सबसे ज़्यादा इंसेंटिवाइज्ड है, तो अगर आप देखेंगे तो वो कंपनी जो कि उस चीज़ पर बेस्ड है कि अगर रिवाइवल नहीं हुआ तो उसको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, और रिलायबली अगर रिवाइवल नहीं हुआ तो कस्टमर रहेगा नहीं आपके साथ। तो जब इस तरह का इंसेंटिव रहता है तो हाँ, हम लोग अपनी पूरी नॉलेज और स्किल्स को यूज़ करके रिलायबल सोल्यूशन बनाते हैं। क्या बात। सो क्या कभी ऐसा होता है कि कोई OEM से बैटरी फ्रीक्वेंटली आ रही है और आपके पास एक सजेशन आता है कि सर आपके जो बैटरी पैक का डिज़ाइन है या आपका जो प्रोसेस है वहाँ पे ये गैप है, उसको आप ठीक कर लीजिए, और अगर आप सजेस्ट करते हैं तो कई बार उसको OEM को अच्छा लगेगा और कई बार अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो? बात आपकी सही है, मतलब गलत जगह सलाह देने पर नुकसान भी हो सकता है। सही है, हाँ। बट हाँ, एज ए इंजीनियर या एज ए पर्सन अगर कुछ हम गलत देख रहे हैं तो बहाने से या किसी ना किसी तरीके से मैं वो मैसेज ज़रूर दे Convey देता हूँ करते कि क्या प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली हमने एक OEM का बैटरी पैक देखा जो कि शायद पहली बार खुला था। इट वाज वो, क्योंकि डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट हुआ था। तो हमने उसके अंदर में देखा कि क्या-क्या कमियाँ हैं, और हमने उसको बताया, और OEM ने उसको अच्छे स्पिरिट में लिया। बट हाँ, वी आल्सो नो कि हमें कहाँ पर क्या बोलना है। सही समय आने पर हम ज़रूर अपनी सलाह दे देते हैं। नाइस, ओके। बीइंग एन इंजीनियर एंड द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज जो आप लेके आते हैं, तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट OEM को मिलना चाहिए, राइट? रमेश जी, द थिंग इज कि जब बैटरी आपके पास आती है, अब बैटरी आपने अपने लैब में या जिस तरह से रिपेयर करी, तो क्या उसका कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है जो आप क्लियरली कन्वे करते हो OEM से या कस्टमर्स को, या वो एक हिडन प्रोसेस होता है कि जिसको आप कन्वे नहीं करते हो, तो सामने वाला कैसे ट्रस्ट करेगी इस बैटरी पे क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है? नहीं, हम लोग तो उल्टा अपने प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओके। जब किसी OEM के साथ काम करना है। हम्म, क्योंकि वी बिलीव कि अगर हम प्रोसेस को डिस्कस करेंगे तो अगर हमारे प्रोसेस में कोई कमी होगी तो वो और इम्प्रूव हो जाएगी। हम्म, तो कोई चीज़ हिडन नहीं है। और क्योंकि इसके अंदर में जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है या जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो है एग्जीक्यूशन। आपको अगर पता भी है प्रोसेस है, बट अगर आपने उस चीज़ पे काम नहीं किया है, आपको एग्जीक्यूट करना है, आपको बहुत बड़ा बैटरी पैक है जिसकी में 2 लाइन्स ख़राब हैं, और उन 2 लाइन्स को आपको निकालना है और उनको दोबारा लगाना है। तो जो एग्जीक्यूशन में जो जो मुश्किल आती है, एक्सपर्टीज चाहिए। एक्सपर्टाइज़ चाहिए, और जो उसके अंदर में एफर्ट भी चाहिए, वो हर कोई नहीं करना चाहता। तो मैं तो लिंक्डइन पे लिखता रहता हूँ, मेरे सारा प्रोसेस मैं हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ सबके साथ में। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी हम वो प्रोसेस बात करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वी आर अनलाइक अदर बिजनेस की कुछ ना कुछ तो आईपी रहता ही है लोगों का। पर हमारे बिजनेस में जो आईपी है वो है एग्जीक्यूशन डिफिकल्टी। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर में। ओके। सो अगर एज एन OEM अगर मैं आपसे के साथ एसोसिएट होता हूँ, तो जो नंबर 1 बेनिफिट है वो क्या मिलता है आपसे? नंबर 1 बेनिफिट है आपके जो स्टैटिस्टिक्स है कि 70% बैटरीज जो आप रिप्लेसमेंट के लिए भेज रहे थे, वो या तो आप अपने अकाउंट पे दे रहे थे या फिर आप कस्टमर से बोल रहे थे आप दीजिए। तो दोनों ही केसेस प्रॉब्लमेटिक है, आप खुद दे रहे हैं तो अब नुकसान हो रहा है,
और कस्टमर से मांग रहे हैं तो वो तो मान के बैठा हुआ था कि मेरी वारंटी चल रही है, बीच में नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो वो एक मार्केट में जो एक इकोसिस्टम को एक स्ट्रेंथ मिलती है कि बैटरीज पहले रिवाइव हो गई, तो ओईएम का भी काम हो गया और कस्टमर का भी काम हो गया। तो सबसे पहला एडवांटेज तो वहाँ पर है कि आपकी वारंटी पूरी हो जाती है। और ओईएम के साथ हम पोस्ट वारंटी भी अपना रिलेशनशिप बना के रखते हैं, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी गाड़ी में, तो उसका माइंडसेट वही है। अभी भी हम वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, तो 5-7 साल का जो माइंडसेट रहता है वो है अभी भी। अब वो अगर वो साइकिल 2 या 3 साल में ही खत्म हो जाए तो फिर वो अगली गाड़ी पेट्रोल ले लेता है, और वो हमें देख के बड़ा दुख होता है कि उसने 2 साल 3 साल इलेक्ट्रिक चलाई और अगली गाड़ी उसने उठा के पेट्रोल फिर ले से ली। पेट्रोल ले लें। तो वहाँ पर हमें लगता है कि हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या बात है, ग्रेट। सो जैसे टाटा निक्सॉन की एक बैटरी थी या व्हाटएवर, एक 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 केस स्टडी हमने सुनी समझी, तो कोई और भी इंटरेस्टिंग कोई केस स्टडी है तो वो भी बताइए ना, जस्ट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट। देखिए, डेली बैटरियों में कुछ ना कुछ अनोखा और अनूठा आता रहता है। हाँ। तो मुझे ध्यान है हम लोगों ने जब शुरुआत में जयपुर में एक बैटरी आती थी जिनके अंदर में फेस चेंज मटेरियल भरा हुआ था। फेस चेंज मटेरियल अगर ऑडियंस को बोलें तो एक वैक्स जैसा लिक्विड होता है जो पूरी बैटरी में डाल दिया जाता है और उसके बाद सेल्स को पैक कर दिया जाता है। तो वहाँ पर हमने देखा कि जो चीज़ हमने बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए डाली थी वही रीज़न हो रहा है बैटरियों खराब होने का। ओके। क्योंकि हीट जो है वहाँ पर सेल्स ट्रैप हो की जा रही हीट ट्रैप हो जा रही है वहाँ पर, और सेल्स जो है वहाँ पर ख़त्म हो जा रहे हैं। प्राइमा फेसी तो देख के आदमी को यही लगेगा कि अगर इसमें मोम ही डाल दिया गया तो अब तो आप कुछ नहीं कर सकते इसका। बट हमारी टीम ने बोला कि इस मोम को पिघलाते हैं। तो हमने फिर मोम को पिघलाया और उसके बाद बहुत सारी बैटरीज जो हैं वो हमने रिवाइव की, क्योंकि ओईएम ने साफ तौर पे वारंटी देने से मना कर दिया था। तो वो हमने बहुत सारी बैटरीज की, और इस तरह के कुछ ना कुछ नए नए आते रहते हैं एक्सपीरियंसेस। जैसे कि आपने अगर हाई वोल्टेज बैटरी जो हमने टाटा की बैटरीज पे काम किया था, तो वहाँ पर हमने देखा कि बैटरी एक नहीं है, उसमें कई सारे मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। हर मॉड्यूल को परफॉर्म करना है एक तरीके से। तो किस तरीके से मॉड्यूल्स के अंदर में कोऑर्डिनेशन रखना, मल्टीपल बीएमएस लगे रहते हैं उसमें, हर मॉड्यूल को एक बीएमएस दिया रहता है। ओके। हाँ, आगे का जो पैक है, अगर 2 बैटरी पैक है तो आगे भी बीएमएस दिया हुआ है। तो कैसे उसके अंदर में अच्छा, ईवी कार की बैटरीज डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं होती हैं क्योंकि हाई वोल्टेज है। तो पहले लो वोल्टेज से उस रिले उसको पहले एक्ट करेगा और धीमे धीमे करके हम वोल्टेज को रेज करेंगे। तो आप जितनी बैटरियों पे काम करेंगे उसमें हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता ही रहेगा। सो जो बीएमएस मैकेनिकली जो दिखाई दे रहा है वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, सेल की केमिस्ट्री वाइज है वो सॉल्व की जा सकती हैं, राइट। लेकिन जो बीएमएस है वो टॉप ब्रांड्स का है, उनका अपना प्रोग्राम्ड बीएमएस है, प्रोप्राइटरी है, तो उसको किस तरह से डील करते हैं आप? हाँ, ये इसको मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक हथकड़ी जिसको बोलते हैं वो लगी रहती है बैटरीज के ऊपर में। हाँ। कि बैटरी तो काम कर रही है, सेल सही है, पर बीएमएस अगर ख़राब हो गया या रिप्लेसमेंट अगर हमें चाहिए और नहीं है अवेलेबल, तो ये एक समस्या है अभी भी। हम लोगों ने थोड़ा बहुत कोशिश की है कि हम केवल उतने कैन सिग्नल्स को डिकोड कर लें कि इस बैटरी को हम दोबारा इंटीग्रेट कर सकें। तो ये रिसर्च अभी अधूरी है। तो हाल फिलहाल तो अगर बैटरी का बीएमएस सही है तो हम बैटरी ठीक कर देते हैं। हम उसी केस में हम अटकते हैं जहाँ पर कि बीएमएस में प्रोप्राइटरी कोडिंग पड़ी हुई है और ना तो वो बीएमएस मार्केट में अवेलेबल है और ना ही वो जो है ओईएम की तरफ से सपोर्ट है। तो वो एक चैलेंज है जिसको हम लोग बिल्कुल मेरे दिमाग में है कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। और अगर वैसे तो मैं चाहूँगा कि एक कोऑपरेटिव माहौल होना चाहिए। विदेशों में जैसे राइट टू रिपेयर एक लॉ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी इसकी बातचीत हो रही है जब से ईवीज़ आए हैं कि इसको लॉक कर दिया गया है। इसमें कुछ ना कुछ कोऑपरेशन हो सकता है जहाँ पर सबको नहीं, बट अगर हमारे किसी ओईएम के साथ पार्टनरशिप है और वो बैटरी मान लीजिए आउट ऑफ वारंटी है और सर्विस देनी है और आप सर्विस देने का इंसेंटिव नहीं है आपके पास,
तो वो चीज़ें शेयर की जा सकती हैं, क्योंकि जब वो होता है तो हमें तो थोड़ा-सा नुकसान होगा, पर कस्टमर का ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वो बैटरी यूज़ में नहीं आ पाती, या फिर हमें उसमें कुछ किसी और यूज़ में लगाना पड़ता है उसको। तो वो एक चैलेंज है जिसको भी सॉल्व करना बाकी है। सो रमेश जी, क्योंकि आप बैटरी के डॉक्टर हैं, हुँ। मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है? तो मुझे बताइए कि कई बार मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बैटरी की परसेंटेज जो डिस्प्ले में दिखा रही है, वो 100% दिखा रही है, उसके बाद 85 दिखाती है और सडनली वो दिखाती है कि 0% हो गई है। तो ये प्रॉब्लम को आप कैसे एड्रेस करते हैं और ये प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली? हाँ, ये प्रॉब्लम है जिसको कि कस्टमर सबसे ज़्यादा जिसको लेके वो परेशान रहते हैं कि गाड़ी पर दिखा रहा है कि चार्ज है और सडनली जो है गाड़ी स्टॉप हो जाती है। तो इसका मेनली रीज़न ये होता है ज़्यादातर केसेस में कि अंदर के जो सेल्स होते हैं, सेल्स सीरीज़ और पैरेलल में बने होते हैं। जो बड़ी बैटरियाँ हैं वो उसमें 100 से ऊपर भी सीरीज़ होती हैं। तो उसमें अगर कोई सीरीज़ या कोई मॉड्यूल अगर फ़ेल हो जाता है, तो होता ये है कि अगर हम गाड़ी को पे लोड नहीं डालते हैं, मतलब सेल पर लोड नहीं पड़ा हुआ है, तो वो वहाँ पर वोल्टेज दिखाएगा। पर जैसे ही हमने गाड़ी पर लोड डाला, तो जो सेल या जो सीरीज़ खराब है, वो इमीडिएटली ड्रॉप हो जाती है। और हमने जो उसके अंदर में बीएमएस लगा के रखा हुआ है, बीएमएस हमने प्रोटेक्शन के लिए लगा के रखा हुआ है। तो जैसे ही वो बीएमएस देखता है कि वो सेल लोड नहीं ले सकता या उसका वोल्टेज जो है मिनिमम से भी नीचे चला गया, तो वो ऑटोमेटिकली शटडाउन मोड में चला जाता है। पर हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, बट इसके भी सॉल्यूशन है। हमारी जो एक टेंडेंसी होती है कि हम ईवी बैटरीज को तभी चार्ज करते हैं जब वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाए। जबकि अगर हमें बैटरी की लाइफ को अच्छा रखना है, तो हमें ना उसको शैलो डिस्चार्ज करना है, ना उसको मुँह पर टॉप अप करना है। अगर हम मिडिल रेंज में रहते हैं, 20 से 90% की बीच रेंज में रहते हैं, तो ये जो समस्या है ये जल्दी नहीं आती। बट उन केसेस में जहाँ कस्टमर पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर रहा है हर दिन और फुल चार्ज कर रहा है, तब ये प्रॉब्लम आने की गुंजाइश बढ़ जाती है और तब ये इशू दिखता है। बट हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पर अगर हमने कस्टमर को बताया कि आप ये चीज़ फॉलो करिए, उसको सालों साल इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई, जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं। ग्रेट। और एक और प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी है वो ये है कि जो मैंने देखा है कि बैटरी जब ली जाती है तो उसकी जो माइलेज है वो बताई जाती है कि 350 किलोमीटर कार में हो उसमें आएगी, या टू व्हीलर में है तो 150 किलोमीटर आएगी। साल 1.5 साल बाद यूज़ करने के बाद ही, जबकि ड्रॉप होना चाहिए 10%, 8% के आसपास ड्रॉप होना चाहिए, वो ड्रॉप हो जाता है 50% के आसपास। न जो कार है वो दे रही है मान लीजिए 175 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो क्या आपने भी प्रॉब्लम फेस करी है? क्या आपने इसको ठीक भी किया है? तो इसको कैसे किया है? हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ओके। कि अब बैटरी में रेंज अचानक से ख़त्म हो गई या वारंटी पीरियड के अंदर ही उसकी रेंज ख़त्म हो गई। तो इसका ओरिजिन सेल्स के अंदर ही है। तो सेल्स के अंदर में ही जाके आप जब बैटरी के पैरामीटर्स को रीड करते हैं, जो कि हमारे पास मैंने बताया 3 पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, वोल्टेज डिफरेंस और वोल्टेज किस तरीके से बिहेव कर रहा है लोड के अंदर में। तो वहाँ पर जाके अगर हम उसको देखते हैं तो हमें प्रॉब्लम दिखती है। अब बात ये है कि सब कस्टमर्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती है। एक परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है, और इसका एक रीज़न ये भी है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जब बेचते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये मेंटेनेंस फ्री है। मेंटेनेंस फ्री है, बट अगर उसकी हम टाइम टू टाइम चेकिंग करते रहें बैटरीज़ की, सर्विसिंग के वक़्त, तो वो एक सिम्पटम है जो कि दिख जाता है आपको पहले। तो अगर हम वो चीज़ इंटीग्रेट कर लें कि हम चेकिंग को भी एक पार्ट बना लें सर्विस का, और सारी बैटरीज़ जो हैं चेक होके वापस जाएँ सर्विस के, तो इन प्रॉब्लम्स को हम पहले पकड़ सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से उसको मैनेज करेंगे कि चेकिंग करते रहें उसको, और जो कुछ परसेंट जो प्रॉब्लम फील्ड में वापस आती है, तो उसको हम कम कर सकते हैं। एलिमिनेट शायद पूरी तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि सेल का बिहेवियर आप पूरी तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब कौन सा सेल किस दिन खराब हो जाए। क्योंकि सेल ऑल तो ऊपर से देखने पे एक सॉलिड फिगर दिखता है, पर अंदर से वो एक डेलिकेट बैलेंस है, और माइक्रोस्कोपिक फेलियर भी हो सकते हैं सेल्स के अंदर में। तो वो थोड़ी सी एक अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, पर वो बहुत ही माइनर है।
अगर हम सर्विस को इंटीग्रेट करें और ये हाइजीन्स फॉलो करें कि चार्ज को पूरा फुल चार्ज ना करें, डिस्चार्ज पूरा ना करें, तो ये प्रॉब्लम जल्दी आती नहीं है। और ये हमने बार-बार देखा है कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि बैटरीज़ जो हैं अचानक से फ़ेल हो जाती हैं। बैटरी अचानक से फ़ेल नहीं होती है, कोई रीज़न होता है उसका फ़ेल होने का। और अगर हमने प्रिकॉशंस लिए हैं, तो आपको ये पेट्रोल गाड़ी से ज़्यादा रिलायबल परफॉर्मेंस देगी। हमने बैटरी में आग लगने की बहुत सारी न्यूज़ देखी, तो क्या बैटरी में आग लगने से वाक़ई में रोका जा सकता है? देखिए, बैटरी में आग लगने का रीज़न एक ही है, वो है शॉर्ट सर्किट। या तो एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट होगा या इंटरनल शॉर्ट सर्किट होगा। या तो सेल के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या सेल के बाहर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हुँ, तो जो हम केसेस देख रहे हैं कि कुछ बैटरीज में फायर इंसिडेंट हो जाते हैं और वो फिर काफ़ी कैटेस्ट्रॉफिक होते हैं, हुँ, क्योंकि जब एक बार थर्मल रनअवे चालू हो जाता है तो उसको रोकना या उसको काबू करना बहुत मुश्किल है। अगर हम बैटरी के इंटरनल शॉर्ट की बात कर रहे हैं तो बैटरी के अंदर में टेम्परेचर बिहेवियर चेंज होने लगेगा। तो अगर उसको हम ट्रैक कर सकें कि क्या बैटरी जब हम नॉर्मली इसको यूज़ कर रहे हैं तो किस टेम्परेचर पे जा रही है। आज की तारीख में प्रॉब्लम ये है कि बीएमएस हमारे ऑनलाइन है और सब सारा डेटा बीएमएस पे आ रहा है, पर डेटा एनालिसिस नहीं हो रहा। हुँ, तो ये भी हम इसको भी हम कई बार इस आइडिया को ओईएम्स के साथ में रखते हैं या फ्लीट ऑपरेटर्स के साथ में। ये जो डेटा आ रहा है, ये अगर हम यूज़ करें और हम देखते रहें कि क्या टेम्परेचर जाता है सेलों का, वोल्टेज डिफरेंस क्या चल रहा है, तो वो मॉनिटरिंग अगर चालू हो जाए। डेटा तो अभी हमने बीएमएस को तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड कर दिया, उसको ऑनलाइन भी कर दिया, डेटा हुँ, भी आ रहा है। पर डेटा मॉनिटरिंग अगर हम चालू कर दें, हुँ। तो हम कई सारे केसेस जो कि हो रहे हैं, बड़े फायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, वो बड़े फायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो उनको हम रोक सकते हैं, क्योंकि सेल्स अपनी प्रॉब्लम टेम्परेचर के तौर पर या कैपेसिटी के तौर पर कहीं न कहीं वो शो बताता करना रहेगा, शो शो करना करता रहेगा। तो अगर हम वो डेटा देख लें, तो हुँ, हम उस चीज़ को रोक सकते हैं। रोक इंटरेस्टिंग। डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है रमेश जी। अब क्वेश्चन कुछ थोड़े से डिफरेंट लेवल पे लेके जाते हैं। एआई की बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो क्या यान्ती एआई पे भी कुछ काम कर रहा है? हाँ, ये इसके ऊपर मैं इसको स्केल के साथ में मैं जोड़ के हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। आज की तारीख में मशीन लर्निंग जो है, जो कि एआई का ही पार्ट है, उसके अंदर में आप उस मॉडल को ट्रेन करके आप चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हुँ, तो हम अभी भी रॉ फॉर्म में जब हम एआई यूज़ करते हैं अपनी डायग्नोसिस में, हमें कोई ना कोई नया एंगल निकलता है उसके अंदर में। हुँ, तो ये देख के फिर हमने इसको फॉर्मल करने का हमारा प्लान है, जहाँ पर जो हमारी कॉम्पिटेंस है, उसको तो हम सिस्टम में डालेंगे ही, पर मॉडल हर डेटा के साथ ट्रेन होता रहेगा। तो 2 साल, 3 साल के बाद में रोमेश गुप्ता विल नॉट बी वेरी रेलेवेंट फॉर ऑपरेशंस। हुँ, वो सिस्टम हमसे भी अच्छा प्रेडिक्शन करेगा। लवली। तो वहाँ पर हम एमएल के साथ में वहाँ पर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसी तरीके से हम इसको प्रोसेस को इंटेलिजेंट भी बना सकते हैं और रिलायबल और रिपीटेबल बना सकते हैं, कि जहाँ पर एक कोई नया ऑपरेटर भी अगर आता है, तो उसको सिंपल सवाल पूछना है कि मुझे, या फिर उसको फ़ोटो खींच के जॉब कार्ड की हुँ, सिस्टम के अंदर में डाल देनी है। हुँ, सिस्टम एनालाइज़ करेगा कि जो बैटरी आई है किस कंडीशन में आई है, और सिस्टम फिर उनको सजेस्ट करेगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है और आप इन-इन चीज़ों को इस पे काम करिए। तो जो चीज़ अभी हम एक मैनुअल क्राफ्ट की तरीके से समझते हैं कि रिपेयरिंग जो है एक जुगाड़ है या किसी मिस्त्री के ऊपर डिपेंड है, उस चीज़ से हम बाहर निकलना चाहते हैं। इसको एक रिपीटेबल प्रोसेस बनाना चाहते हैं और उसी तरीके से फिर हम इसको स्प्रेड भी कर सकते हैं, अगर हम इसको एक रिपीटेबल और रिलायबल प्रोसेस बनाएँगे। ग्रेट। अगर आज यान्ती को 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलती है, तो यान्ती उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करेगा? हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम लोग हमारी हिस्ट्री रही है कि वी आर ए सेल्फ फंडेड कंपनी अप टू नाउ। ओके, हम लोग की 6 साल में अभी तक हमने ना किसी से फंड्स लिए हैं और हम अपने ही फंड्स पे काम कर रहे हैं। तो अब उसका एक रीज़न था कि हमने पहले फंडिंग क्यों नहीं ली, इसके बारे में मैं इसलिए बता दूँ कि जब हमने ये अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, आई वाज़ लाइक 40, 39-40। उस एज में आप प्रोजेक्शंस के बारे में नहीं सोचते हैं, आपने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस किए होते हैं, तो आपको हमेशा यही ध्यान में रहता है कि भई जो चीज़ करो उसको पहले खुद से प्रूव तो कर लो। क्या वो चीज़ किसी को वैल्यू दे रही है? तो वो माइंडसेट हमेशा रहा, तो हमने कभी फंडिंग के लिए किया नहीं।
बट हाँ, मैं 2025 में कह सकता हूँ कि जो अगर मुझे इस तरह के फंड्स की बात होती है, तो डेफ़िनेटली अब हम इसको यूटिलिटी लेवल पे बना सकते हैं। हम एप्रोक्सिमेटली ऑल्दो एग्ज़ैक्ट फ़िगर मैं नहीं दे सकता, पर 2 से 3 करोड़ रुपए में हम हर एक सेटअप जो है एक मेट्रोपॉलिटन में लगा सकते हैं और हब एंड स्पोक की तरीके से फिर हम उसको पूरे इंडिया को कैटर कर सकते हैं। जहाँ पर इंटेंसिव मशीन्स का काम है, हुँ। वो हब में काम होगा और जो लेस इंटेंसिव काम है, जहाँ पर स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए, हुँ। वो स्पोक में हो सकता है। तो एक तो मैं स्केल के लिए इसको यूज़ करूँगा क्योंकि अ, हम जैसे ही 3 व्हीलर और 4 व्हीलर में जाते हैं, इक्विपमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, वेल्डिंग्स में नॉर्मल वेल्डिंग नहीं होती, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होती है, लेज़र वेल्डिंग होती है। तो इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट होगा, हुँ। हर फैसिलिटी में। स्टाफ में, मैनपावर में इन्वेस्टमेंट होगा और आर-एन-डी जो है वो हमेशा वो रखेंगे हम। हमने रिसेंटली आईआईटी से भी बात करना शुरू किया, आईआईटी दिल्ली से, और हमने उनको प्रॉमिस किया है कि हम हमेशा कोलैबोरेट करेंगे क्योंकि उनके रिसर्चर्स भी इस पे काम कर रहे हैं कि बैटरी एजिंग क्यों होती है और उसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सेकंड हो गया हमारा मैनपावर, थर्ड हो गया आर-एन-डी और एक फोर्थ फैक्टर है जो कि इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए कि हमें भी पता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिपेयर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अ जॉब जॉब के ऊपर में हमने काम किया। किस इंटेंसिटी का काम किया, इट्स अ स्मॉल टिकट आइटम कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द बैटरी। हुँ। कि हमने मान लीजिए कि 40,000 की बैटरी पे काम किया, पर हुँ। हमारी बिलिंग हो रही है 4,000 रुपए की। हुँ। तो इस तरीके से देखें तो ये छोटा-छोटा इनपुट है। हुँ। बट अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें कि अगर हम ये कहते हैं कि बैटरी जो एंड ऑफ लाइफ अगर डिक्लेयर कर देता है ओईएम, उसकी एंड ऑफ लाइफ हो जाती है और वो सारा हम मटेरियल अगर खरीदते हैं, या इसका मतलब मान लीजिए कि मैंने अगर 5 करोड़ रुपए हमने लगाया इन्वेंट्री के ऊपर में कि अब ये 5 करोड़ का मटेरियल हम खरीदेंगे, इसमें से कुछ तो हम दोबारा से सर्विस करके वापस ओईएम को दे देंगे, सेकंड लाइफ को डाल देंगे और रिमेनिंग जो है वो हम रिसाइक्लर्स को दे देंगे। तो फिर हमारा स्केल एकदम से चेंज हो जाता है, देन वी बिकम लाइक एक जो बिग टिकट टर्नओवर्स की बात होती है, वहाँ पर हम इसको इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। तो पैसे को हम कंट्रोल तरीके से खर्च करेंगे और इस तरीके से खर्च करेंगे कि हमारा यूटिलिटी भी ऐसी बने कि दूसरे लोगों को मुश्किल हो उस चीज़ के अंदर में आने के अंदर में, और प्लस वो सबके लिए हर सेगमेंट के लिए वो सूटेबल हो। करेक्ट, ग्रेट, ओके। सो आपका एक मैंने पोस्ट देखा था जिसमें आपने मेंशन किया कि 5 लाख का काम आपने 50,000 रुपए में सॉल्व कर दिया। दैट मीन्स एक रिप्लेसेबल बैटरी होगी जो कि 5 लाख की आती होगी, जो कि आपने 50,000 के अंदर में आपने रिपेयर करवा दी, राइट? सो आपको नहीं लगता कि आप अपने लिए और बैरियर्स खड़े कर रहे हैं? मे बी दैट जो बड़े ओईएम्स हैं वो अपने सिस्टम्स को और स्ट्रॉन्गर बनाएंगे ताकि दूसरे लोग उसको हैक ना कर पाएँ या ओपन ना कर पाएँ, काइंड ऑफ। देखिए, हम लोगों की मेंटालिटी कभी भी एंटी ओईएम नहीं रही है। हम ओईएम के साथ मिल के काम करना चाहते हैं क्योंकि हमारा बिज़नेस नेगेटिविटी पे नहीं खड़ा हुआ है कि चीज़ें फ़ेल हों और हम उसका वेट कर रहे हैं। हुँ। हमारा बिज़नेस है कि हम कैसे सिस्टम को रिलायबल बनाएँ। हुँ। जैसे-जैसे ईवी एडॉप्शन बढ़ेगा, हुँ। वो एक परसेंटेज ऑफ बैटरीज़ फ़ेल होंगी। हुँ। वो विद इन वारंटी भी फ़ेल होंगी, आउट ऑफ वारंटी भी फ़ेल होंगी। तो उसके लिए तो हम हैं, पर अगर हम नेगेटिविटी पे बेस करें अपनी बिज़नेस को हुँ। कि नहीं साहब ये एंटी ओईएम है हम और ओईएम कुछ कर रहा है और हम कुछ और कर रहे हैं, तो ये बिज़नेस स्केल नहीं होगा और ये इसकी फिर इकोसिस्टम में उसकी वैल्यू भी कम होगी। तो वी आर प्रो ओईएम और ओईएम से अच्छा हमें फीडबैक भी मिलता है अगर हम इनिशियली उनको जब काम करके दिखाते हैं कि वी आर सो सिंसियर अबाउट इट एंड वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स फॉर द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ ओईएम। सो हमारे हमारे अंदर में वो कहीं पर भी कंपटीशन की बात नहीं होती, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स की बात होती है कि मोबिलिटी बिजनेस एक डिस्ट्रीब्यूटेड बिजनेस है। आपने अगर आज गाड़ी यहाँ पर दिल्ली में बेची, तो आप ये नहीं बोल सकते वो गाड़ी दिल्ली में ही चलेगी, हो सकता है कल शिमला में भी चले और कल श्रीनगर में भी चले। तो जब आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका प्रोडक्ट कहीं भी जा सकता है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ ओईएम टू कंट्रोल एंड मैनेज द एंटायर प्रोडक्ट लाइन। हो सकता है हम अभी पहले हो, पर हमारे बाद भी बहुत आएँगे और हमारे साथ भी बहुत आएँगे। डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ेगी ईवी को हमेशा, और हम चाहेंगे कि हम ओईएम के साथ मिल के काम करें, ना कि उनके अपोज़िट में। ग्रेट। सो इंडिया में जब भी काम होता है तो
जनरली हम मॉडलिंग करते हैं दूसरे देशों से, जहाँ ऑलरेडी अडॉप्शन ज़्यादा है, जहाँ ऑलरेडी सर्विसिंग ज़्यादा हो रही है। तो किसी एक कंट्री में क्या आपने सिमिलर मॉडल्स को ऑपरेट होते हुए देखा है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शुरुआती की सालों में हमने नहीं देखा था। 2021 से 2023 तक हम अपना ही काम कर रहे थे और हमने नहीं देखा कि इस चीज़ को कहीं रेप्लिकेट हो रहा है या इस तरह की प्रॉब्लम कहीं आ रही है। बट उसके बाद से जब हमने मार्केट को स्टडी किया तो वी वर सरप्राइज्ड एंड थोड़ा हमें वैलिडेशन भी मिला अपने काम का कि बड़ी-बड़ी कंपनियां जैसे BYD है और कैटल है, उन लोगों ने रिसेंटली भी ये डिक्लेयर किया है और उसके पहले भी उन्होंने बोला कि ये रिप्लेसमेंट वाला मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। हम जब तक रिपेयर और रिवाइव करके बैटरीज को वापस नहीं देंगे तो हमें लॉसेस होते रहेंगे इसके अंदर में। तो चाइना के अंदर में ये बात आ गई है। मैं आपको अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बता रहा था कि इनमें से ही एक नाम ऐसा है जिनके साथ में उन्होंने हमारे साथ में काम करने की ऑफ़र भी किया था। क्या बात! तो वो चीज़ है। और अगर हम बात करते हैं, मैंने और जैसे नॉर्वे में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक अडॉप्शन हो चुका है। करीब 90% कार्स जो वहाँ पे बिकती हैं वो इलेक्ट्रिक बिकती हैं। ओके। तो वहाँ पर ऑलरेडी इसके बारे में बात हो रही है, इसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत है। बट वहाँ पर जो मॉडल थोड़ा-सा फ़ेल हो रहा है कि वहाँ की जो जो लेबर कॉस्ट है या उसको प्रोसेसिंग करने की कॉस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अगर हमारे जैसे लो कॉस्ट सॉल्यूशन जो कि लो कॉस्ट कंट्री में डेवलप किए गए थे, अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो शायद वहाँ पर भी वो चीज़ हो। क्योंकि स्ट्रेट अवे अगर हम बैटरी को सीधे बोलते हैं कि या तो चल रही है या इसको रिसाइकिल कर दो और उसके बीच में उसकी जो लाइफ है उसको हम डिस्काउंट कर देते हैं, तो फिर हमारा जो है हमें लगातार नए-नए लिथियम की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो ये फिर जो लिथियम में सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, वो फिर एक तरह से हम बना रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और फिर बना रहे हैं। तो ये चीज़ हमने नॉर्वे में बात मैंने बताई, चाइना में है ये। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी राइट टू रिपेयर के ऊपर में काफ़ी सारी बातचीत चल रही है। कस्टमर्स ने और गवर्नमेंट ने इसको टेक अप किया है ओईएम्स के साथ में कि आपने अगर प्रोडक्ट बना दिया और मान लीजिए वारंटी के अंदर है या वारंटी के बाहर है, पर अगर कस्टमर उसको रिपेयर कराना चाहता है, क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया उस गाड़ी के अंदर में, तो उसको राइट होने चाहिए उसको रिपेयर करने के। और यूएस में भी इसी तरीके से है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ है और ये चीज़ लॉजिकल भी, अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, तो वो उसको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस और रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी। वो या तो आप खुद करें या थर्ड पार्टी से दें। अगर हम आज की तारीख में हम बात करते हैं कि भाई हम सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो क्या उसमें स्पेस वॉक नहीं होते रिपेयर करने के लिए? एक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ईवी इज़ नो डिफरेंट, उसको भी मेंटेनेंस और रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये चीज़ जो है, जैसे-जैसे ईवी अडॉप्शन बढ़ेगा, ये चीज़ और मेनस्ट्रीम होगी, क्योंकि अगर नहीं होगी तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो ये एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है जैसे-जैसे ईवी का अडॉप्शन होगा। ग्रेट। सो क्या यान्ती आज इंडिया में जैसे ऑपरेट कर रहा है, तो आर यू प्लानिंग टू एक्सपैंड टू अदर कंट्रीज ऑल्सो? सचिन जी, ऑब्वियसली ये एक तो एक रहता ही है कि अगर आपका इम्पैक्ट देश के अंदर और देश के बाहर अगर हो सके। बट अभी पहला हमारा गोल ये है कि अगले 24 से 36 महीने के अंदर में वी वांट टू एस्टैब्लिश इन मेजर हब्स, क्योंकि वहाँ पर आफ्टर मार्केट की रिक्वायरमेंट एक्सप्लोड कर रही है, जिसको मैं कहना चाहूँगा कमर्शियल ऑपरेटर्स हैं, कार ऑपरेटर्स हैं, थ्री व्हीलर ऑपरेटर्स हैं। मतलब अगर हमारे पास कैपिटल हो तो हम तो उसको एक प्लान्ड वे में हम बिल्कुल इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले तो 24 से 36 महीने हम इसको रिफाइन करेंगे कि जो चीज़ हमने एनसीआर में की है, उसको हम क्या एट ए स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में हम कितनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। एंड देयरआफ्टर वी कैन डिप्लॉय दीज सॉल्यूशंस, जहाँ पर अगर हम बात करें हमारे सिमिलर काइंड ऑफ यूसेज है या टेरेन है, अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, और भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम इस सॉल्यूशन को लेके जा सकते हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हो, क्या उसको गवर्नमेंट किसी भी वे में रिकॉग्नाइज करती है कि आप बैटरी रिपेयर कर रहे हो एंड वही बैटरी फिर से मार्केट में आती है? तो इज देयर एनी काइंड ऑफ हाँ, रिकॉग्निशन? ये 2022 में गवर्नमेंट ने रिफर्बिशिंग को भी एक वैलिड एंटिटी माना है इन द सस्टेनेबिलिटी स्पेस, कि उनको भी पता है कि बैटरीज जो हैं अगर कार से डिस्कार्ड होती हैं
तो उसमें आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए 80% उसके अंदर में तब भी कैपेसिटी बची होती है, केवल 20% कैपेसिटी यूज़ होती है ईवी में। ईवी के अंदर में। या तो जो 80% कैपेसिटी है, अगर हम उसको सीधे क्रशिंग के लिए भेज देते हैं, तो इनडायरेक्टली होता क्या है कि क्रशर बैटरी को खोल के देखता है कि अगर सेल काम कर रहे हैं, तो वो क्यों उसको क्रश करेगा, वो वापस मार्केट में डाल देता है। तो वो एक सेकेंडरी चेन बन जाती है जिसकी रिलायबिलिटी आपको पता नहीं है। आपको फिर ये शक होता है कि ये सेल सही नया है कि पुराना है। हम्म, इस चीज़ को बिल्कुल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया है एज़ ए रिफर्बिशर। हम्म, और अगर हमारे पास लाइसेंस है तो हम ईपीआर वगैरह के क्रेडिट्स भी दे सकते हैं ओईएम्स को। ओके। और ये पूरी तरीके से अभी इट्स अप्रूव्ड है। हाँ, हाँ। अप्रूव्ड काइंड ऑफ बिजनेस। अच्छा, एक बात और बताइए कि जो एक बैटरी का यूजर है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है, वो जब ईवी खरीदता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है वर्सेस एक्चुअल रियलिटी क्या है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। एक्चुअली बहुत से लोग, जैसे मैंने भी अभी, अगर हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं तो बार-बार बैटरी का ज़िक्र हो रहा है हम्म, कि बैटरी एक रिलायबिलिटी का इशू है। बट मैं कहूँगा उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम गाड़ियाँ बेचते हैं, तो हम कस्टमर को पूरी तरीके से बताते नहीं हैं। हम्म, उसको अगर हम मिस सेलिंग बोलें या कुछ और बोलें, बट कुछ ना कुछ वहाँ पर कुछ कमी रह जाती गैप है, रह जाता है। जहाँ पर हम कस्टमर्स को पूरी एक्सपेक्टेशंस नहीं बताते कि ये बैटरी है, बैटरी धीमे-धीमे करके डिग्रेड होगी, हम्म, इसकी कैपेसिटी कम होगी। अगर इसकी कैपेसिटी को हमें कम होने से स्लो डाउन करना है तो हमें क्या करना होगा? हम्म, तो कस्टमर जब गाड़ी खरीद के लेके जाता है, तो वो सोचता है कि अगर 100 किलोमीटर की रेंज उसको प्रॉमिस की गई है, तो वो 100 किलोमीटर की रेंज उसको हमेशा मिलती रहेगी। हम्म, तो वहाँ पर एक डिस्कनेक्ट है, जहाँ पर कि हम सॉल्यूशन जो उसको बेच रहे हैं और जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, उनको मीट नहीं कराते हैं। वही कस्टमर अगर मोबाइल फ़ोन खरीदता है, तो उसको पता है कि ढाई 3 साल के अंदर में बैटरी उसकी खराब हो जाएगी। तो अगर हम ईवी बेचते वक़्त कस्टमर्स को एक तो एक्सपेक्टेशन बताएँ, प्लस उसको ये बताएँ कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमने व्हिच इज़ हैविंग ए व्हील, तो आप इसको केयर के साथ ट्रीट करिए। अगर पानी कहीं दिख रहा है तो आप क्या अपने फ़ोन को पानी में डाल देंगे? अगर नहीं डालते हैं तो कार को क्यों आप पानी के अंदर ले जाएँगे अगर इलेक्ट्रिक है? तो ये चीज़ें अगर हम कस्टमर्स को बता के रखते हैं, एक पार्टनरशिप बनाते हैं, तो कस्टमर को जो ऑपरेटिंग सेविंग्स होती है, वो फिर लंबे समय तक उसको मिलती रहेगी। क्योंकि ये बात तो तय है कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक के अंदर में अगर रनिंग कॉस्ट की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा अंतर है। कोई बोलता है कि 10% है, कोई बोलता है 20% है, तो वो सेविंग तो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर ये एक्सपेक्टेशंस भी हम साथ में बताएँ और इसके जो बाउंड्रीज़ हैं, अगर उनको भी हम बता दें कि भई बैटरी ऐसे-ऐसे डिग्रेड होगी, डिग्रेड होने के बाद में हम इसको सेकंड यूज़ में भी डाल सकते हैं। और आप घर में खुद ही इन्वर्टर आपका बन सकता है इसके साथ में। तो वो जब हम बता के करेंगे तो कस्टमर्स का जो कई कई बार एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में जो डिफ़रेंस होता है, वो मैच हो जाएगा और फिर ईवी एडॉप्शन और तेज़ी से बढ़ेगा। आने वाले टाइम में किस तरह की बैटरियां यूज हो रही होंगी? ईवी में क्या चेंजेस आप देख रहे हैं कि एक इकोसिस्टम किस तरह का तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रॉम रोमेश गुप्ता's पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर में बात करते हैं तो 2021 से जो अभी हम ट्रेंड देख रहे हैं, धीमे-धीमे करके एनएमसी या जिसको निकेल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, ये वाली जो बैटरीज़ हैं, उनको हम देख रहे हैं कि अब लोग कम यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि उसके अंदर में हालाँकि एनर्जी जो है डेंस होती है, उसकी घनी होती है उसके अंदर में एनर्जी, पर उसके अंदर में हीट का भी प्रॉब्लम आता है। तो एक तो मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एलएफपी प्रेफ़र कर रहे हैं अब। शिफ्ट लिथियम हो रही है मार्केट। शिफ्ट हो रही है मार्केट, लिथियम फेरोफॉस्फेट। हम्म, तो फोर व्हीलर मार्केट तो पूरी तरीके से अभी ये एलएफपी पर ही चल रहा है हम्म, और थ्री व्हीलर में भी एलएफपी आ गया और अब टू व्हीलर में भी आ रहा है। तो मैं अगले 4 से 5 साल मुझे लगता है कि एलएफपी के ऊपर में ही ज़्यादा काम होगा। हम्म, और एनएमसीज़ की कुछ केमिस्ट्रीज़ बन रही हैं, कुछ फॉर्म फैक्टर ऐसे बन रहे हैं जैसे 4860 करके एक सेल है, उसके ऊपर में काम चल रहा है, पर वो अभी तक प्रूवन नहीं है इंडियन मार्केट में। तो ज़्यादा से ज़्यादा ओईएम्स अब ये प्रेफ़र कर रहे हैं कि उनकी जो बैटरीज़ हैं वो लिथियम फेरोफॉस्फेट की रहें, क्योंकि वो थर्मल जो उनका या हीट से जो उनके ऊपर में इम्पैक्ट पड़ता है वो कम होता है उनके ऊपर में, और उनके साइकिल्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ये ट्रेंड मुझे होते हुए दिख रहा है अगले 4-5 सालों में। सो इट हैज़ बीन अ
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन विद यू रोमेश. लोग ऑलरेडी आपको लिंक्डइन पे कनेक्टेड हैं और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और भी आपसे कनेक्टेड हों और आपकी एक्सपर्टीज़ का एक बेनिफिट जो है वो लोगों को मिले. एंड फिर भी दोबारा भी हमें अगर ऐसा मौका मिलेगा तो एक बार और हम आपसे कम्युनिकेशन करना चाहेंगे सो दैट ऑडियंस को एक आपकी एक्सपर्टीज़ का बेनिफिट Yeah, मिल yeah, सके. yeah. Thank you थैंक यू so सो much. मच Thank फॉर you. योर टाइम.